विश्व पृथ्वी दिवस पर साल 2022 अप्रैल को हर साल जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन एक ऐसा अवसर है जब करोड़ों लोग पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों से निपटने के लिए एक साथ आगे आते हैं और पर्यावरण को लेकर जागरूक होते हैं। इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। पर्यावरण की रक्षा के लिए इस आंदोलन को वर्ष 1959 में जूलियन कोनिग द्वारा पृथ्वी दिवस का नाम दिया गया था और यह दिन 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट यानी हमारे ग्रह में निवेश करें है। ये विषय हमें अपने स्वास्थ्य, अपने परिवारों, अपनी आजीविका की रक्षा के लिए इस ग्रह में संयुक्त रूप से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है क्योंकि एक हरा भरा भविष्य, एक समृद्ध भविष्य है। आइए जानते हैं भूगोल विशेषज्ञ से विश्व पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। सचिन दीक्षित इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है। सचिन जी स्वागत है आपका। शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शायद नहीं हो पा रही है, मुझे लग रहा है हाँ ठीक है, आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं सीधे सवालों के साथ आपके पास आगे बढ़ रही हूँ कि आज के समय में अगर बात की जाए, धरती तरह तरह के चैलेंजेस का कहीं ना कहीं जो है सामना कर रही है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, पॉल्यूशन की बात की जाए, क्लाइमेटिक चेंज की बात की जाए, क्या किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को? जैसा कि आज 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया गया है, तो इसके मनाने के पीछे हमें इसकी पृष्ठभूमि को जानना होगा। जो पहला आयोजन किया गया था 22 अप्रैल 1970, प्रश्न ये उठता है कि 1970 का ही दिन क्यों चुना गया, उससे पहले या बाद में क्यों नहीं? तो देखेंगे जब औद्योगिकरण प्रारंभ होता है 1750 से लेकर के और 1970 के बीच में औद्योगिक दौड़ में भारत ने विकास, भारत क्या पूरे वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व के एक एक देश ने विकास की होड़ में कहीं ना कहीं पर्यावरण को अनदेखा कर दिया। तो पर्यावरण को समझने के लिए हमें पर्यावरण के जो पहलू हैं, उसके ऐतिहासिक पहलू, उसके भौगोलिक पहलू, उसके आर्थिक पहलू, उसके संवैधानिक पहलू और उसके वैज्ञानिक पहलुओं पे ध्यान देना होगा, उसे दृष्टि डालनी पड़ेगी। आज इसका हम ऐतिहासिक पहलू देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य यदि हम देखने का प्रयास करें तो हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के काल में पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पृथ्वी को संरक्षण को लेकर जन जागरूकता आज के समय से बहुत ज्यादा थी। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अगर ये स्थलों पे हम नजर डालें तो वहां पे जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे प्रमाण पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि पृथ्वी के बारे में कितनी जन जागरूकता हुआ करती थी उस समय। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक देवी की मूर्ति पाई गई है जिनके घर से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। वो एक प्रतीक है। प्रतीक किस चीज का? वो दिखा रहा है कहीं न कहीं पृथ्वी हमारे लिए बहुत उपयोगी थी, पृथ्वी को हम माँ का दर्जा भी दिया करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता काल में देखें तो वहां पे नाग पूजा है, उसके बाद पीपल पूजा है, यानी कि प्रकृति की पूजा की जाती थी। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति में वो चीजें झलक जाएंगी। जैसे कि उसमें जो नाग पूजा होती थी, वर्तमान में जो नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है वो कहीं ना कहीं उसी का द्योतक है। और ये तो रहा हमारा ऐतिहासिक पहलू। यदि इसके भौगोलिक पहलुओं को देखा जाए तो विकास के नाम पर जो पर्यावरण का लगातार दोहन हो रहा है, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में समझेंगे, जो पर्वतीय क्षेत्र में देखते होंगे आप कि हिमस्खलन हो रहा है या मैदानी भागों में भूमिस्खलन हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण का क्षरण। कैसे? एक उदाहरण के रूप में समझेंगे, अभी हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड में अभी हिमस्खलन हुआ था। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग विकास के नाम पर पर्वतों के जो पेड़ पौधे हैं, जो प्रकृति है, उसको काट के हम लोग पर्वतों पे चढ़ते चले जा रहे हैं। होता क्या है, जो पर्यावरण, जो पर्वत पे जो वनस्पतियां हैं वो ऑक्सीजन की उत्सर्जक हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर प्रकृति देखें तो वो गर्म है, ऑक्सीजन की यदि प्रकृति देखें तो वो ठंडी है। अब मानव वहां पे चढ़ता चला जा रहा है। मानव चूंकि ऑक्सीजन को ग्रहण करता है जिंदा रहने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है,
तो होता क्या है कि हम बर्फीले इलाकों पे चढ़ते चले जा रहे हैं, पर्वतों पे चढ़ते चले जा रहे हैं, और हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और पर्यावरण जो वनस्पतियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उनका भोजन है, उसका अवशोषण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। अब हमने वनस्पतियां तो काट दी हैं, अब जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी उसका अवशोषण करने के लिए वहां पे पौधे तो बचे नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी प्रकृति गर्म होती है, ये हिम को गर्म कर देती है। तो हिम को जब गर्म कर देती है, हिम के बड़े बड़े खंड वहां से टूट करके मैदानी इलाकों में आते हैं और एक बड़ी तबाही मचाते हैं। तो ये तो हो गया एक इसका भौगोलिक पहलू। अगर इसके आर्थिक पहलू पे ध्यान दें, हम ध्यान देने का प्रयास करें, तो एक शब्दावली आती है अर्थशास्त्र में जिसे हम कहते हैं सतत विकास, यानी कि धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो विकास करना आवश्यक है, क्योंकि अगर विकास नहीं करेंगे तो आधुनिकता की जिस पैमाने को हमने दिमाग में सोच रखा है उसको शायद हम ना पा पाए। लेकिन विकास करने का एक तरीका है, जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ से लेकर के या दिल्ली तक कोई हाईवे बनाना है, और उस हाईवे को बनाने के लिए हमको 1000 पेड़ काटने आवश्यक है। यदि हम उन पेड़ों को नहीं काटते हैं तो हो सकता है वो सड़क मार्ग ना बन पाए। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, जैसे हम जो 1000 वृक्ष काटे हैं, तो उसके बदले में हम 1000 या 2000 वृक्ष कहीं दूसरी जगह पे लगा दें। तो इसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि जो आज जिस चीज का हम दोहन कर रहे हैं, पानी का दोहन कर रहे हैं, संसाधन का दोहन कर रहे हैं, वनस्पतियों का दोहन कर रहे हैं, लेकिन दोहन इस अवस्था में किया जाए, इतना किया जाए कि आने वाली पीढ़ियां अभावग्रस्त ना हो जाएं, हाँ बिल्कुल। वो एक सवाल मरने भी मैं के लिए यहाँ पर विवश ना आपसे हो जाए। लूंगी सचिन जी। एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि जिस तरीके से धरती को संरक्षित करने की अगर बात की जाए, संरक्षित करने के लिए हमें क्या क्या कदम कहीं ना कहीं उठाने चाहिए, और अगर इसको लेकर हम लापरवाही कहीं ना कहीं बरतते हैं तो आगे आने वाले समय में आने वाली जनरेशन किस तरीके के जो नुकसान है, किस तरीके के जो खामियाजे हैं वो उनको वो भुगत सकते हैं, भुगतना पड़ सकता है कहीं ना कहीं उन्हें। जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं वैश्विक स्तर पे, तो यहाँ पे जो पर्यावरण के प्रति हमारी जो अनदेखी है, उसके साथ उसके एवज में देखेंगे जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारी और भी लाइलाज बीमारी, जैसे कि कोरोना को देख लिया जाए उदाहरण के रूप में। अगर सही से दृष्टिपात करो पूरे पृथ्वी पे, तो वहां के देशों पे नजर डालो, तुम देखोगे कि उन देशों में कोरोना का प्रभाव उतना नहीं पड़ा जितना कि विकसित राष्ट्रों में पड़ा। इसका कारण क्या है? कारण ये है, जैसे सिक्किम को उठा लीजिए आप, अफ्रीका के कुछ देशों को उठा लीजिए आप, या इंडोनेशिया कुछ द्वीपों को उठा लीजिए, या अपने भारत के जो भारत का हिस्सा है अंडमान निकोबार को उठा लीजिए। वहां तो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के अंदर ना इतनी आधुनिकता है और ना ही इतनी उनकी डेवलप सोच है। फिर भी क्या कारण है, वहां पर कोरोना अपना ज्यादा प्रभाव नहीं जमा पाया। उसका कारण है कि उनका प्रकृति के गोद में रहना, प्रकृति के साथ उनका साम्य बनाए रहना। तो प्रकृति कहीं ना कहीं इन विपदाओं को अपने ऊपर ले लेती। अब प्रकृति जो वनस्पतियां हैं उनके अंदर ऐसी शक्तियां होती है जो इस प्रकार की महामारियां हैं उनका वो अवशोषण कर लेती। और आपने देखा होगा जो देश, विशेषकर यूएसए जैसे देश, जहाँ की सबसे ज्यादा प्रभाव कोरोना का वहीं पड़ा। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं सबसे ज्यादा वहीं पे प्रभाव क्यों पड़ा? ये एक सोचने वाली स्थिति है कि कहीं ना कहीं हम विकास की दौड़ में पर्यावरण को अनदेखा करते जा रहे हैं, और हाँ, जिसको अनदेखा कर रहे हैं वो। इसी पर मैं आपसे एक और सवाल भी लेना चाहूंगी सचिन जी। एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है, जिस तरह की तरीके से विश्व पृथ्वी दिवस के दिन हम लोग पेड़ लगाते हैं, कचरा साफ करते हैं, एनवायरनमेंट को साफ, संकल्प लेने की बात करते हैं कि हम साफ सुथरा रखेंगे, लेकिन अगले दिन से वही सब चीजें हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं, सड़कों पर कचरा फेंकते हैं, थूकते हैं, सब चीजें जो भी हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं प्रकृति को गंदा हम लोग खुद ही करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि एक दिन इस तरीके की चीजों को करना, संकल्प लेना, आप जो है पेड़ लगा रहे हैं, आप जो है ये संकल्प ले रहे हैं कि आप पॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्या इससे कोई बेनिफिट कहीं ना कहीं होता है क्या? क्योंकि जहां तक अगर बात की जाए, रेगुलर कहीं ना कहीं इन चीजों को करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहती हूँ। देखिए, जैसे ही आपने अभी बताया है प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, स्पिटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार हम और आप हैं। जिम्मेदार कैसे हैं कि हमारे और आपके अंदर और समाज के अंदर प्रकृति को लेकर के वो संवेदनशीलता अभी उत्पन्न ही नहीं हो पाई है। हमारे अंदर वो चेतना ही नहीं आ पाई है अभी तक कि प्रकृति का संरक्षण कर पाए। हमारे अंदर वो जागरूकता ही नहीं आ पाई है कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील बन पाए। अब संवेदनशील कैसे बना जाएगा? संवेदनशील भाषणबाजी से नहीं बना जा सकता है। संवेदनशील बना जा सकता है कि आप खुद जब धरातल पर जा करके उस कार्य को करेंगे,
और जो जनता है उसको जागरूक करेंगे, पर्यावरण के हानि और लाभ दोनों पहलुओं को जब आप बताएंगे, तो जितनी जागरूकता बढ़ती चली जाएगी, संवेदना बढ़ती चली जाएगी, आप देखेंगे पर्यावरण को संरक्षित किया जाने लगेगा। आप इसके अगर हानि पे अगर इस पे पक्ष पे बात करें, तो हानि का पक्ष ये है कि जैसे कि जो सबसे बड़ा जो आज का तुम देख रहे हो वैसे स्तर पे कि प्लास्टिक को लेकर के बहुत डिबेट चलती है। और प्लास्टिक ऐसा तत्व है जिसे आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो उससे नष्ट नहीं, उससे क्या करते हैं, प्लास्टिक के लिए क्या किया जा सकता है, इस प्लास्टिक हो गई, पन्नी हो गई, ऐसी तत्व, ऐसी वस्तुएं जिनको डिग्रेडेबल नहीं है, जिनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, आप इनका कम से कम प्रयोग कर सकते हैं। यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उनको आप एक जगह पे इकट्ठा करते जाइए। इकट्ठा करने के बाद आप उसे क्या है, रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब पुनर्चक्रण करके आप फिर उसे अपने यूज में ला सकते हैं। तो इसके लिए शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे कि रिड्यूस हो गया, रियूज हो गया, रिसाइकिल, ये 3 शब्द हैं इसके लिए यूज किए जाते हैं कि उनका प्रयोग करो और उनका क्षरण कर दो। क्षरण कर दो मतलब नष्ट कर दो, नष्ट करने के बाद फिर उनको रिसाइकिल कर दो। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक जो कि आप देखते हैं डिग्रेडेबल नहीं है, वो क्या होती है, आने वाले भविष्य में धीरे धीरे जमीन पे पड़ी है, समुद्र में जा रही है, वातावरण में जा रही है, वायु में जा रही है, उनमें घुल मिल जाती, उसके छोटे छोटे कण बन जाते हैं और वो कण हवा में तैरते रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी श्वास नली के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और यही कण जा करके हमारे हृदयघात, हमारे लिए कैंसर जैसी बीमारी के जो है लक्षण दिखाई पड़ते हैं आने वाले भविष्य में। ठीक है सचिन, जो हमारे अगले कार्यक्रम का भी जो है वक्त हो गया है। आपको बता दें कि विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन आज सवाल कहीं ना कहीं, बड़े सवाल कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी पर भी कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं, आम जनमानस पर भी, आप पर भी और हम पर भी कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से आज जो धरती है, पृथ्वी है, वो कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, चाहे वो पोल्यूशन की बात की जाए, चाहे क्लाइमेटिक चेंज की बात की जाए। आज डेवलपमेंट के नाम पे लगातार जो है हम लोग लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। अभी कोविड की अगर बात की जाए, कोविड में आपने जिस तरीके से देखा, दूसरी लहर में लगातार ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं हुई। आखिर वो कमी कैसे हुई, आखिर वो कमी क्यों हुई, ये भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लगातार इसलिए कहीं ना कहीं हो रही है कि लगातार डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार इस तरीके की सेवाओं की अगर बात की जाए, देश के जो समाज सेवी हैं लगातार वो इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। जो जरूरत है कहीं ना कहीं देश के बच्चों को, देश को, लोगों को जागरूक करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।